नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 19 जून 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल पोलियो वायरस के बारे में है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि अभी जो ह्यूमन गट होता है, ह्यूमन गट मतलब आप ये समझिए कि भी जो ह्यूमन का स्टूल होता है, पोटी होती है, वो उसके जो क्या नाम, जब वो वाश होता है या गंदगी होती है वो सीवेज में जाती है। तो सीवेज में जाने के बाद तो क्या हुआ, एनवायरमेंटलिस्ट ने क्या वहाँ पे सीवेज सैंपल्स लिए। सीवेज सैंपल से इसमें पाया कि आपका पोलियो वायरस वहाँ पे मिला है। ठीक है, उससे सीवेज सैंपल से पोलियो वायरस वहाँ पे मिला है। ठीक है, ये कहाँ से सैंपल इन्हें मिला? ये वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में जो उनकी कोलकाता सिटी है, वहाँ के सीवेज स्लज से ये सैंपल इन्होंने कलेक्ट किया है। और ये बताया कि ये जो सीवेज सैंपल से आपका पोलियो वायरस का स्टेन उन्हें मिला है, वो कहाँ से आया? ह्यूमन गट से आया है। ह्यूमन गट मैं आपको बता चुका हूँ कि ह्यूमन गट क्या होता है। ठीक है, तो अब ये ह्यूमन गट किस आदमी से आया होगा? जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, यानी कि वीक है, उससे आया होगा। क्योंकि ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये ऐसा केस नहीं कि जो ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफर का केस है, यानी कि जो इस तरह का वायरस है ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर हो। क्योंकि ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफर वाला जो केस था वो तो काफ़ी टाइम पहले हम खत्म कर चुके हैं, इराडिकेट कर चुके हैं। ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफर तो ये चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज तो ये है ही नहीं है कि ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर होगा। मगर ये क्या होगा, गट से ट्रांसफर होता है। ठीक है, कि कोई आदमी पोटी करता है और पोटी करने के बाद मतलब हैंड वॉश सही से नहीं हुआ है, फिर उसी गंदे हाथों से खाना खाएगा, तो अगर उसके गट में ये स्टेन है पोलियो वायरस का, तो वो उसमें के बॉडी सिस्टम में, मतलब जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए, इसमें आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है। एक तो कुछ वर्ड जाने, जैसे एक तो वर्ड है ओपीवी, दूसरा वर्ड है आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वीडी पीवी। ठीक है, और एक आपका आएगा आईपीवी। इनका क्या मतलब है? देखो, वीडी ओपीवी का मैं मतलब बताता हूं। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल ओरल पोलियो पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इनका ये मतलब है। ठीक, अब जो आपकी सीसी होती है, जैसे आप ये सीसी देख रहे होगे, तो ये आपकी ओपीवी कहलाती है, जो ओरली दी जाती है, मुंह में बूंद की फॉर्म में दी जाती है, जिसको हम दो बूंद जिंदगी की भी बोलते हैं, तो उसको ही हम ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, एक होती है आईपीवी। आईपीवी में क्या होता है, ये इंजेक्टेबल होती है, इंजेक्टेबल होती है, इंजेक्टेबल। ठीक है, इंजेक्टेबल मतलब इसे इंजेक्शन की मदद से आदमी को ट्रांसफर किया जाता है, उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है। ठीक है, अब वीडीपीवी की फुल फॉर्म क्या है? वीडीपीवी की फुल फॉर्म है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, देखो यहाँ पे जो आप ये सुन रहे हो, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस क्या है, कि आपको ये जानकर हैरानी होगी, कई लोगों को ओब्वियसली हो सकता है पता हो, मगर अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो वायरस है, अब देखो आपने सुना होगा ना कि लोहे को लोहा काटता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया कि अगर आपको पोलियो को खत्म करना है, तो जो पोलियो की दवाई है उसमें पोलियो वायरस को ही आप छोड़ दो। तो पोलियो की दवाई में पोलियो वायरस छोड़ा। अब आप कहोगे यार, पोलियो की दवाई में पोलियो वायरस डाल दिया गया है तो वो तो और वायरस फैला देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। पोलियो की जो दवाई होती है, जिसे हम ओपीवी बोल रहे हैं, उसमें वायरस होता है, मगर अटेन्यूएटेड फॉर्म में होता है। अटेन्यूएटेड फॉर्म या वीक फॉर्म, मतलब एक तो होती है डेड फॉर्म, वो डेड उस फॉर्म में पड़ा होगा। दूसरा आपका अटेन्यूएटेड फॉर्म, अटेन्यूएटेड फॉर्म या आपका वीक वीक फॉर्म, मतलब इतनी वीक कंडीशन में पड़ा होगा, अटेन्यूएटेड फॉर्म में पड़ा होगा कि वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। कि अब देखो, जैसे कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करता है कि आपका जो बॉडी है उसके अंदर अगर कोई वायरस, कोई डिसीज जाती है, तो जो आपका इम्यून सिस्टम उसे पहले पहचानता है, फिर जो उसकी वो आपके इम्यून सिस्टम की एंटीजेंस है वो आपकी एक्टिव होती है, तो ऐसा वो रिलीज करती है उसकी बॉडी, मतलब जो आपका वायरस से लड़ने के लिए, कि उसको पहचान के उसी तरह का आपका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है, उस पर अटैक करता है वायरस पे। तो ऐसी है, जब आपके अंदर, बॉडी के अंदर पोलियो वायरस जाएगा, बॉडी को पता लगेगा ये वायरस है, इससे हमें ऐसे बचना है, तो तभी तो वो आपका ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप कर पाएगी। मगर हाँ, वहाँ पे बॉडी में एक्टिव वायरस नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक्टिव वायरस छोड़ दोगे वो तो क्या है, अपने आप को मतलब इतना वो कर लेगा, स्ट्रॉन्ग बना लेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें क्या होता है, म्यूटेट कर जाता है, मल्टीप्लाई कर लेता है, ये ओवर द टाइम चेंज होता रहता है, तो वाइल्ड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि नेचुरल फॉर्म में आ जाता है। नेचुरल फॉर्म
मतलब कि फुल्ली एक्टिव फॉर्म में ये रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या है, अटेन्यूएटेड फॉर्म में दवाइयों में डाला जाता है, और दवाई में डाल के जब ओपीवी पिलाई जाती है बच्चों को, तो पोलियो वायरस उनके अंदर एंटर करता है वीक फॉर्म में। वीक फॉर्म में एंटर करने से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको वायरस को पहचानता है, तो उससे लड़ने के लिए वो ऐसा डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लेता है जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है। इसलिए वो जब वो डेवलप कर लेता है, तो अब उसके अंदर अगर कोई ऐसा एक्टिव वायरस भी आता है बॉडी के अंदर, तो पहले से ही वो सिस्टम डिफेंस डेवलप है, तो उसको मार गिराता है, तो उसको एक्टिव नहीं होने देता। इससे हम इस तरह से हम बचते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने बता दिया वीडियो। अब इसका एक्चुअल में पिक्चर ऐसा होता है पोलियो वायरस, ये आप देख रहे होंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पिक्चर ली गई है। एक्चुअल में ऐसे फिगर दिखता है, और आपका पिक्टोग्राफिक फॉर्म में या 3D फॉर्म में ये इस तरह से है। इसके ऊपर ये पीक्स दिखाए गए हैं, इसके अंदर भी कुछ कुछ होता है, वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप पोलियो के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो पोलियो बहुत डेडली वायरस है, ये इन्फेक्शियस डिसीज है, ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और बाद में हालत ऐसी हो जाती है, जब आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, बाद में हालत ऐसी हो जाती है, आपके हाथ पैर में पैरालिसिस हो जाता है। तो आप जो ये क्या नाम बैसाखी होती है उस पे चलने पे मजबूर हो जाता है, मतलब विकलांग स्थिति में पहुंच जाता है। अब इसकी वायरस की बात करें, वायरस 3 टाइप का होता है, P1 कह दो, P2 बोल दो, और P3 बोल दो। यह टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर हम पहले बात करते हैं टाइप 2 की, टाइप 2 टाइप 3 की बात करते हैं। जो आपका टाइप 2 वायरस है, टाइप 2 वायरस की बात करें, टाइप 2 वायरस को 1999 में, टाइप 2 वायरस को 1999 में आपका इराडिकेट कर दिया गया था, 1999 में इराडिकेट कर दिया गया था। जबकि टाइप 3 वायरस को 2014 में आपका इराडिकेट कर दिया गया था, सॉरी 2012 में इराडिकेट कर दिया गया था। टाइप 3 वायरस को 2012 में इराडिकेट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 2012 के बाद नवंबर, आपका 10 नवंबर 2012 के बाद ये टाइप 3 वायरस कभी भी देखने को नहीं मिला है, ठीक है। सिर्फ बचता है टाइप 1 वायरस। टाइप 1 वायरस के लिए हमारी लड़ाई जारी है, ठीक है। ये आपका एक तरह से रेयर वायरस होता है, ठीक। अब आपकी इसके स्ट्रक्चर की बात करो, देखो क्या होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड में आपके अंदर मसल्स होती है। ये क्या है, मसल्स पे जाकर अटैक कर देता है और मसल्स को वीक करने लगता है। मसल्स जब वीक होने लगेगी तो उनकी वेस्टिंग होने लगती है। वेस्टिंग होना मतलब होता है मास का डिक्रीज होना। मास जब डिक्रीज हो जाएगा, उनमें प्रोटीन नहीं रहेगा, तो उनमें ताकत नहीं रहेगी। ताकत नहीं रहेगी, आप उनको रिफ्लेक्स नहीं कर सकते, मरोड़ नहीं सकते, उनके अंदर कोई जान नहीं रहती है, तो आपका हाथ उठना या पैर उठना या मूव करना बंद कर देता है। उसी कंडीशन में बोला जाता है कि पैरालिसिस हो गया है, ठीक है। विकर तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, तो माइंड में जाके आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ये जो आपकी आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इस पर कैसा है, तो ये आपकी स्पाइक देख रहे हैं, इसके हाथ पैर देख रहे हो, ये इससे जकड़ लेता है। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे समझिए इस फिगर से, कि ये जो आपके पॉइंट बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपके स्पाइक्स है। तो इन स्पाइक्स, जो ये आपके हाथ दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इसके स्पाइक्स है, इनसे ये क्या है, अटैच हो जाता है, ठीक है। अगर दूसरे इसके सेकंड लेयर की बात करें, सेकंड लेयर जो ग्रीन आपको लेयर दिख रही है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसकी जो एकदम नेक्स्ट होती है, और इससे पहले आपका स्पाइक्स और मेम्ब्रेन के बीच में होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है, फिर उसके बाद आपका आता है कैस्पिड आता है, जिसको हम वायरल कैस्पिड भी बोलते हैं, और उसके अंदर एकदम सेंटर में आता है आरएनए, ठीक है। ये उससे पहले सेल आती है आपकी, ठीक है। मेम्ब्रेन और आपका कैस्पिड, वायरल कैस्पिड के बीच में आपकी शेल आती है, जिसमें लिक्विड भरा रहता है। तो ये इस तरह की आपकी पोलियो वायरस की बनावट होती है, ठीक है। अगर आप सिम्टम्स की बात करें सिम्टोमेटिकली, तो ये तीनों के सिम्टम्स, जो तीनों वायरस, अगर मान लो किसी को ए पर्सन को वो टाइप 1 का वायरस है, बी पर्सन को टाइप 2 का वायरस है, और तीसरे पर्सन को टाइप 3 का वायरस है, तो ऐसा नहीं तीनों में सिम्टम्स अलग अलग आएंगे, नहीं, तीनों में सिम्टम्स तो सेम ही आता है। तो ये कहा जा सकता है कि सिम्टोटिकली तो ये जो है क्या, वायरस तीनों सेम ही होते हैं, तो सेम ही होते हैं सिम्टोटिकली में, सिम्टम्स तो इनके सेम ही आते हैं। मगर अगर इनकी बनावट और जीनेटिक्स और वायरोलॉजी की बात करें, तो ये काफी हद तक डिफरेंस दिखता है, इनमें डिफरेंस दिखता है, ठीक है। अब तीनों ही स्ट्रेन सेपरेट होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंस इनमें होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इनके स्प्रेड की बात करें, स्प्रेड जैसे कि हमने देखा कि इसका स्प्रेड जो है पर्सन टू पर्सन कैसे होता है, फैकल ओरल रूट के थ्रू होता है। जो फैकल ओरल रूट कैसे होता है, कि मान ली किसी आदमी ने ओपन में शौच किया, यानी कि पोटी की, और उसने मतलब शौच पे हैंड से वाश किया, तो और हैंड को सही से साफ नहीं किया, तो तब वो खाना खाएगा। खाना खाने के बाद भी वो उसकी जो गंद की, अगर उसमें वायरस है, आपका पोलियो वायरस का स्टेन है, तो उसके मुंह में चले जाएगा, उसके नर्वस सिस्टम को अटैक करेगा। तो ये होता है फैकल ओरल रूट के, यानी कि पोटी से आपको कहाँ पे पहुंचा, मुंह में पहुंच गया, ठीक है। तो ये इस तरह से
आपका अटैक करता है। और ये किन को ज़्यादा होता है, ये जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा अटैक करता है। क्या अपने आप की जनसंख्या को मल्टीप्लाइज़ कर लेता है, यानी बढ़ाता रहता है, म्यूटेट करता रहता है, जनसंख्या बढ़ाता रहता है, अंदर ही अंदर ये आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती है, उसके अंदर ये बढ़ता है और आखिर में ये क्या है, नर्वस सिस्टम के अंदर इन्वेड कर जाता है, मतलब घुस जाता है और उसके बाद क्या है, पैरालिसिस कर देता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी वो नुकसान है। ठीक है, अब इसके सिम्पटम्स तो हम देख ही चुके हैं कि बस तो इसके ऐसा कोई बहुत बड़े सिम्पटम्स नहीं आते, बस आपको फ़ीवर आएगा, थकान महसूस होगी, नोसिया होगा, सिर में दर्द हो जाएगा, आपके हाथ और पैर में पेन होगा, तो ये सब इसके सिम्पटम्स होते हैं। उसके बाद में आपका पैरालिसिस भी हो सकता है। मगर आप नॉर्मली, क्योंकि इन सिम्पटम्स को तो आप नॉर्मली ये कह के टाल देते हो कि आजकल तो मौसम चेंज हो रहा है, ऐसा ही होता है, मगर नहीं है। अगर ऐसे सिम्पटम्स आते हैं बच्चे में तो हमको दिखाना चाहिए, क्योंकि देखो फ़ीवर आएगा, फैटिग होगा, बैक पेन होगा, बॉडी पेन होगा, आपके मसल्स की वेस्टिंग होगी, फैटिग हो गया आपका, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको नोसिया हो सकता है, ये सारे सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए यही कि सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका रिसेंट आउटब्रेक कहाँ पे देखने को मिला? देखिए 2019 में इसका जो फैलाव देखने को मिला, कहाँ पे पाएगा? फिलीपाइंस में, मलेशिया में, घाना में, म्यांमार में, चाइना में, कैमरून में, इंडोनेशिया में, ईरान में, यहाँ पे देखने को मिला। और ये वायरस कैसे आया? वही वायरस आपका वीडी से, वीडीपी से आपका आया है, यानी कि वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वैक्सीन से ये आपका आया है। ठीक है, और आपका जो स्ट्रेन है ये म्यूटेट कर गया। ठीक, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा फिर देखने को मिला। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में पोलियो वायरस का क्या स्टेटस है? देखिए इंडिया को तो पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिल चुका है डब्ल्यूएचओ की तरफ से 2014 में, यानी कि 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। ठीक है, तो अब इसकी सक्सेसफुल की बात करें कि सक्सेस इतना कैसे अचीव कर पाया इंडिया, कि इंडिया ने बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत ही मेहनत के साथ आपका पल्स पोलियो कैंपेन चलाया। ठीक है, पल्स पोलियो कैंपेन में हर बच्चे को ये आपकी पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी। वो बच्चा कैसा भी है, कोई भी उम्र का, उसको पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती जन्म के बाद ही, और 5 साल तक ये पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी। इतना लार्ज स्केल पे इंडिया में इस पे काम हुआ, तो तभी हम इस भयानक बीमारी को 2014 में पूरे इंडिया से इराडिकेट करने में कैपेबल हो पाए। और जो इसका अगर बात करी जाए कि आखिर में कब देखा गया इसका केस, आखिर में 13 जनवरी 2011 में इसका केस पोलियो वायरस का देखा गया। उसके बाद इंडिया में कोई केस ऐसा नहीं देखने में आया। अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें कि प्रिवेंशन तो इसका देखो कोई दवाई नहीं, कोई कोर नहीं है, बस इसका इम्यूनाइजेशन ही कराना पड़ता है, क्योंकि आप इम्यूनाइजेशन बूस्टर डोज लेते रहो, इम्यूनाइजेशन लेते रहो, और डोज लोगे, अपने हाथों का अच्छी तरह वॉश करो, टॉयलेट को साफ रखो, टॉयलेट का यूज करो, और आप जो खाना खाते हो उसे अच्छी तरह से खाने को पकाओ और साफ पानी को पियो। यानी साफ सफाई ही इसका एकमात्र समाधान है, और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन लेना ही एकमात्र समाधान है। बाकी इसकी ऐसी कोई पैरासीटामोल जैसी कोई दवाई नहीं कि पैरासीटामोल ली और आपका पोलियो वायरस आपका मर गया और आप पोलियो की बीमारी से ठीक हो गए। तो अगर वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप की आपकी ओपीवी होती है, और सेकंड टाइप आपकी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है। ठीक है, ये आपकी किसके थ्रू दी जाती है? जो डीपीटी और यूआईपी है। डीपीटी में क्या होता है कि डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस की जो आपकी डोज लगती है, 3 डोज लगती है, उसके बाद ये आपकी चौथी एडिशनल डोज आपकी आईपीवी की लगाई जाती है। ये किसके अंडर होता है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर इसमें आईपीवी को दिया जाता है। और जबकि ओरल जो डोज दी जाती है, ओरल डोज में तो क्या है कि मुंह में बर्फ पैदा होने के बाद ही इस दवाई को पिलाया जाता है। मगर ये तब कब होता है? जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है कि जिन औरतों की डिलीवरी, जिन वुमेन्स की डिलीवरी आपके हॉस्पिटल्स में होती है, जैसे आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं वहाँ पे होती है, आपके आसपास के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, कोई से भी हॉस्पिटल में हो, उनको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड रहता है कि किनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, तो उनको क्या है, उस स्कीम का लाभ मिलता है, इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम उसका लाभ मिलता है। जो पहली 3 डोज है वो कब कब दी जाती है? 6 वीक के बाद, 10 वीक के बाद और 14 वीक के बाद, ये पहली 3 डोज दी जाती है। उसके बाद एक बूस्टर डोज और दी जाती है, जो कि 16 आपके मंथ के बाद और 24 मंथ के बाद, लगभग 2 साल के बाद आपकी दूसरी बूस्टर डोज दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका इरेडिकेशन मेजर्स की बात करें कि ग्लोबल लेवल पे कौन-कौन से मेजर्स लिए गए। ग्लोबल लेवल पे ये स्कीम चलाई गई, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन स्कीम। इसको 1988 में लॉन्च किया गया था। किस-किस ने लॉन्च किया था? देखिए, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, और जो आपके अलग
अलग अलग कंट्री, जितने भी कंट्रीज इसके अंदर थे, उनकी जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसने प्लस डब्ल्यूएचओ, इन तीनों ने मिलके आपकी स्कीम को लॉन्च किया। तीनों ने मिलके इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा दिखाया, तो तभी ये स्कीम सक्सेसफुली लॉन्च हो पाई। और इसमें ये करा गया कि 80% आपकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसे सर्टिफाई कर दिया जाए कि पोलियो फ्री रीजन बना दिया जाए 80% को। तो इसमें ये बोला गया था कि ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव में कि 80% को पोलियो फ्री रीजन घोषित करना है। पोलियो इरेडिकेशन जो ग्लोबल इनिशिएटिव है। अब वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर साल वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो अब इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिया, देखो पल्स पोलियो प्रोग्राम इनिशिएटिव जो कि हमने अभी डिस्कस किया, इसको 100% हम अचीव कर चुके हैं, कवरेज कर चुके हैं। इसमें ओपी भी पिलाई जाती है, आप देख भी रहोगे हमारे को कोविड साहब ये पिला रहे हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन का पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया। फिर हमने चलाया IMI, इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष। ये 2.0, 3.0, 4.0, अभी तो 4.0 लॉन्च हो चुका है, क्योंकि जो 2.0 लॉन्च हुआ था और जो 1.0 यानी फर्स्ट लॉन्च हुआ था ये 18-19 के लिए हुआ, 2.0 19-20 के लिए हुआ, 3.0 20-21 के लिए हुआ, और 4.0 अभी जो चल रहा है वो 21-22 के लिए चल रहा है। यानी कि ये 2021 और 22 के लिए आपका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 चल रहा है। ठीक है, अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये 1985 में लॉन्च किया गया था। इसमें वही है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसको एक्सपेंड कर दिया। इसमें यही काम करना था कि आपको रैपिडली इंक्रीज करना है इम्यूनाइजेशन कवरेज को, इम्प्रूव करना है जो आपकी क्वालिटी सर्विसेज है और सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और आपकी कोल्ड चेन सिस्टम को स्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि जो ओपीवी होती है इनको ठंडे में रखना होता है, बर्फ में रखना होता है, ताकि ये जो आपकी इनकी कंडीशन ठीक रहे, ये बेकार ना हो पाए। तो यही है कि परफॉर्मेंस को अचीव करना है, सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना है, वैक्सीन प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, ये सब चीज़ों को इसमें अचीव करना है। तो इंडिया की तरफ से ये प्रोग्राम चलेगा जो कि बहुत सक्सेसफुल रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में। देखिए क्या हुआ है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के बारे में, वो IMD ने लॉन्च किया है। ये आपका स्विस फाउंडेशन है जो कि स्विट्जरलैंड में स्टैब्लिश है, उसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इंडिया ने इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है। क्या प्रोग्रेस दिखाया कि इसने बहुत शार्पेस्ट इंक्रीज किया है, अपनी जो स्थान में छलांग लगाई है, 6 स्थान ऊपर छलांग लगाई है। यहाँ पे देखिए 6 पोजीशन जंप फ्रॉम 43 रैंक से, इसे 43वीं रैंक से आपकी कितनी रैंक पे आ गया? 37वीं रैंक पे आ गया। ठीक है, 43वीं रैंक से 37वीं रैंक पे इसने अपनी छलांग लगाई है। अगर आप यहाँ पे इसको देखें कि इसमें ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया जंप्स, सॉरी ये इंडिया हाँ इंडिया जंप्स क्या नाम 6 प्लेसेस, और किस पे अभी कौन सी रैंक पे होल्ड करता है? 37वीं रैंक पे होल्ड करता है। ठीक है, डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है चार्ट में। डेनमार्क नंबर 1 पे है, 2022 में भी था, 2021 में भी। जबकि स्विट्जरलैंड 2021 में 3 नंबर पे था, डेनमार्क इस बार 2 स्थान पोजीशन ऊपर छलांग लगा दी। 2 नंबर पे 2022 में स्विट्जरलैंड आया, पिछली बार 1 नंबर पे था। सिंगापुर 3 नंबर पे, पिछली बार 5 नंबर पे था। स्वीडन 4 नंबर पे आया, हांगकांग 5 पे, नीदरलैंड 6 पे, ताइवान 7 पे, फिनलैंड 8 पे, और 9 पे आपका नॉर्वे, 10 नंबर पे यूएस है, इंडिया 37वें नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं WCI के बारे में। जो आपका IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक जो है, जो पहली बार पब्लिश की गई थी 1989 में पब्लिश की गई थी। एक तरह की एनुअल रिपोर्ट है जो वर्ल्ड वाइड रेफरेंस पॉइंट बनती है किसका? कि कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करने के लिए, कंट्रीज में कितनी कॉम्पिटिटिवनेस है, उनके अंदर कैसी स्पिरिट है। ये क्या एनालाइज करती है? कंट्रीज की रैंकिंग एनालाइज करती है कि उनके अंदर कितनी कॉम्पेटेंसीज है कि लॉन्ग टर्म्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसी में ये बोला जाता है कि आप लॉन्ग टर्म को कितना अचीव करना चाहते हो। जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म अचीवमेंट क्या होगा, जो आपकी SDGs है। SDGs कौन सा है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है। अब हर एक गोल को आपको अचीव करना है, उसमें आपको हंगर को मिटाना है, पॉवर्टी को मिटाना है, आपका एनवायरनमेंट पे फोकस करना है, क्लाइमेट चेंज को आपको रिड्यूस करना है। ठीक है, आपका वर्ल्ड वो सी लेवल राइज हो रहा है उसको आपको सस्टेन रखना है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाना है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकना है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है, ग्रीनरी को इम्प्रूव करना है। बहुत सारे ऐसे वो आपके वो है
है, क्या नाम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 है ये टोटल। तो उनको अचीव करना है ये। वैसे तो 2000 क्या नाम 30 तक का हमने कुछ टारगेट रखा था इनको अचीव करने का कुछ को, मगर वो कितना हो पाएगा वो नहीं। तो इसके अंदर कंपटीशन देखने को मिलता है कि अगर यूएस वो टारगेट रखता है मान लीजिए 2050 वो 30 का, तो इंडिया को टारगेट रखना पड़ेगा 2029 का 28 का, क्योंकि एक तरह कंपटीशन हो गया कि कौन पहले अचीव करता है। अगर कंपटीशन की स्पिरिट रहती है कंट्रीज के बीच में, तो ऑब्वियसली एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है, और हेल्दी कंपटीशन के चक्कर में आदमी डेवलपमेंट करता है और अच्छा ही बेटरमेंट लेके आता है कंपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए, ओवरऑल ग्लोबल हेल्थ के लिए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फैक्टर में जो होते हैं जो प्रोस्पेरिटी कॉम्पिटिटिवनेस पे फोकस करते हैं, मेनली इसमें 4 फैक्टर होते हैं। एक तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखी जाती है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी देखी जाती है, बिजनेस एफिशिएंसी देखी जाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा जाता है। ये 4 इंडिकेटर है आपके जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने, क्योंकि यूपीएससी में हर बार इंडिकेटर्स पे एक नई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में ये 4 चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। इसके हाईलाइट के बारे में बात कर ले, यूरोप में डेनमार्क ने क्या है टॉप किया है 63 नेशंस की लिस्ट में। पिछली बार ये 3rd पोजीशन पे था। स्विट्जरलैंड क्या है ये स्लिप कर गया, पिछली बार टॉप रैंक पे था और ये 2nd पोजीशन पे। सिंगापुर क्या है, सिंगापुर ने आपका पहले पिछली बार 5th पोजीशन पे था, इस बार 3rd पोजीशन पे है। एशिया में अगर बात करें जो टॉप परफॉर्मिंग एशियन कंट्रीज है, सिंगापुर 3rd रैंक पे है, हांगकांग 5th पे है, ताइवान 7th पे, चाइना 17 पे, ऑस्ट्रेलिया 19वीं पे। और अगर रशिया और यूक्रेन की बात करें, इन दोनों को छोड़ दिया गया है इस रैंकिंग से, क्योंकि इनमें लड़ाइयाँ चल रही है, इस वजह से इन दोनों को वहाँ पे क्या है उस चीज़ का वो डाटा कलेक्ट नहीं हो सका, ये बोला गया है। अगर इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें 4 पैरामीटर में कौन कौन सी में कितने रैंक हासिल किए, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें कि इंडिया ने 37वीं रैंक हासिल की थी 2021 में, जबकि 28वीं रैंक हासिल की है 2022 में। अगर गवर्नमेंट एफिशिएंसी की बात करें, गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है, तो 2021 में गवर्नमेंट की एफिशिएंसी की रैंकिंग थी 40, इस बार हो गई है 45, यानी कि इंप्रूव हुआ है गवर्नमेंट, इंप्रूव एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। बिजनेस एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इंडिया की तरफ से, कि 32वीं रैंक 2021 में थी, मगर इस बार 23वीं रैंक है, यानी कि 9 रैंक का उछाल देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, मगर मैं ये मानता हूँ कि यार इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप हो रहा है, तो क्यों इस रैंक में मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। खैर जो भी है, तो आपके सामने ये है। अब अगली उसकी बात करें कि इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए, देखो आत्मनिर्भर भारत लिया है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया है, और पीएलआई स्कीम के बारे में हम डिस्कस करें। जो आत्मनिर्भर भारत है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, ताकि हम जितना बनाएं अपने पे ही खर्च कर सके और उसको एक्सपोर्ट भी कर सके, कि बाहर से हमें मंगाना ना पड़े। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो चला ही हुआ है कि सारी चीज़ें इंडिया में ही बननी चाहिए, जिससे कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरे और जो उसका रेवेन्यू सुधरे और इंडिया इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन सके। जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम भी लॉन्च की गई है। पीएलआई स्कीम में ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन दिखाओगे इंडिया में, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, गवर्नमेंट आपको उतना ही फायदा देगी, इंसेंटिव देगी। जैसे आपको टैक्स में छूट दे देगी, जैसे आपको अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा दिखा रहे हो, आपको क्या ना इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ा सा टैक्स कम कर देगी। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, जो कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टेलीकॉम में क्या है 6 टास्क फोर्स को 6G टेक्नोलॉजी पे गठित किया गया है, और जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अब उनका एक इनिशिएटिव जिसका नाम नेस्ट है, जिसमें बोला है न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज का हवाला लेके उसके थ्रू ये इंडिया में जो है कि इंटरनेशनल जो फोरम्स है उन पे टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस को आगे क्या ना इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इसमें यही बोला गया है। अगला आर्टिकल हमारा टाइप 1 डायबिटीज के बारे में है। इसमें ये बोला गया कि डायबिटीज जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडिया में ही देखने को मिलता है। अभी जो आईसीएमआर है, आईसीएमआर की गाइडलाइंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग तो ये बोला गया कि डायग्नाइज और ट्रीटमेंट और उनका मैनेजमेंट, टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट होना चाहिए अच्छी तरह से। ये गाइडलाइंस आईसीएमआर ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड मेडिकल रिसर्च ने ये गाइडलाइंस इशू की है, जो कि ये ऐसा पहली बार किया गया। आईसीएमआर ने ऐसी गाइडलाइंस स्पेशली इशू किए किस चीज़ के लिए, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, जो कि रेयर एक डिसीज है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या डिफरेंस है। देखिए जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें आपका जो इंसुलेशन है
वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता आपका। जो आपके ब्लड सेल्स है, वो ब्लड वेसल है, उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, पैनक्रियाज जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है मगर वो इनफ नहीं होता, जिससे कि जो इंसुलेशन है वो इंसुलिन है, सॉरी इंसुलेशन नहीं, इंसुलिन है। इंसुलिन एक तरह का की होता है जो कि एंट्री देता है ग्लूकोज, जो होता है ग्लूकोज आपके उसमें जो आपकी नर्व सेल्स होती है उसमें एंटर करने के लिए, जो सेल्स होती है उसमें एंटर करने के लिए। अब क्योंकि जब सेल्स के अंदर आपका ग्लूकोज एंटर करेगा तभी तो सेल्स को एनर्जी मिलेगी, और सेल्स को एनर्जी मिलेगी तभी तो आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी और चीजें बनेगी, आगे बॉडी सही काम करेगी। जब वो ही नहीं रहेगी तो बॉडी कैसे सही से काम करेगी? तो इसलिए ये क्या है, ये सही से इनफ आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ठीक है, अब दूसरा अगर इसकी बात करें एज की, ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है मगर ये किसी भी एज पर डेवलप हो सकती है, इसमें ये बोला गया टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 2 डायबिटीज में ये किसी भी एज में हो सकती है मगर ये ज्यादातर 45 के बाद ही देखने को मिलती है, दोनों में डिफरेंस है। और जो टाइप 1 डायबिटीज की अगर हम बात करें, ये फैमिली हिस्ट्री से निकल के आती है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि अगर आपके किसी में फैमिली में मदर को है, फादर को है टाइप 1 डायबिटीज, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज उनके बच्चों में ट्रांसफर हो और बच्चों से बच्चों में ट्रांसफर हो। ये आपके जेनेटिक डिसीज कह सकते हैं आप, उसकी फैमिली हिस्ट्री से रिस्क फैक्टर ये होता है। अच्छा, अगर टाइप 2 डायबिटीज की बात करें कैसे फैलती है, ये ज़्यादा आपके मोटापे की वजह से, या आप कुछ काम धाम करते नहीं सिर्फ बैठे रहते हो, या आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, या आपका हाई ब्लड प्रेशर है, तो उससे रिस्क बना रहता है टाइप 2 डायबिटीज फैलने का। अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स क्या है कि बच्चा आपका वो क्या नाम बेड पे पेशाब करेगा, बिस्तर में पेशाब करेगा, उसकी आंखें धुंधली हो जाएगी, धुंधली होने का मतलब उसकी नज़रें धुंधली हो जाएगी, कम दिखाई देना शुरू होगा, बार बार पेशाब करेगा, और उसकी भूख और प्यास ज़्यादा लगेगी उसको, उसका मूड कभी चेंज हो जाएगा, कभी गुस्सा हो जाएगा, कभी खुश हो जाएगा, थकान और वीकनेस ज़्यादा महसूस होगी, और उसका वेट लॉस होने लगेगा, यानी कि उसका कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरह के भी सिम्टम्स आपके टाइप 2 डायबिटीज़ में भी देखने को मिलते हैं, मगर इसमें एक चीज़ और ये है कि आपके बगल में जो आपकी आर्मपिट होती है बगल में, ये आपको डार्क पैचेस, ये काले धब्बे निशान देखने को मिलते हैं, और गर्दन पे भी निशान ये देखने को मिलते हैं। जबकि अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इसे प्रिवेंट कर सके। ठीक है, और इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, बस हेल्दी लाइफस्टाइल ही इसका एकमात्र उपाय है। और अगर इसमें ट्रीटमेंट की अगर बात करें कि इंसुलेशन इंजेक्ट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, तो वो सही मात्रा में इंसुलेशन इंजेक्ट करते रहो टाइप 1 डायबिटीज़ में, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में हेल्दी लाइफ और आपका इंसुलिन सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये सब था इसमें। और टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम थोड़ा-सा और आगे बात करें कि एनसीडी है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, किसी के साथ खाने से, छूने से, बैठने से चीज़ें नहीं फैलती है। जैसे कि एड्स होता है, एड्स क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। जबकि सॉरी, तो ये जो है क्या करती, जो पैनक्रियाज़ होता है वो आपका सही से इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और जो आपका इंसुलिन क्या होता है, ये एक तरह का हार्मोन होता है जो आपके ब्लड में आपकी शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है? तो जिससे कि बॉडी सही से इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाती, और इससे क्या है, आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ का होने का खतरा बना रहता है। अब टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ को हम पढ़ ही चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की और आगे ज़रूरत है नहीं। ठीक है? अब एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़्यादातर ये आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में औरतों औरतों को होती है, मगर उसके बाद जब बच्चे को जन्म देती है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक ठीक भी हो जाती है। ठीक है? ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ को बोलते हैं। अब डायबिटीज़ के इम्पैक्ट क्या होते हैं, किस-किस चीज़ को इम्पैक्ट करती है? देखो, आपको किडनी फेलियर के चांस बने रहते हैं, हार्ट अटैक के चांस बने रहते हैं, ब्लड वेसल्स में आपकी जो ब्लड की जो वेसल्स है वो चौड़ी हो जाती है, ब्लड क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो आपका हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के चांसेस बने रहते हैं, पैरालिसिस होने के चांसेस बने रहते हैं। आपका नर्वस सिस्टम पे अटैक हो सकता है, आइज़ आपकी रेटिना जा सकता है। और इसके कौन-कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज़, क्योंकि जो होती है ये अनहेल्दी डाइट है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी आदमी नहीं करते, शराब पीना, मोटापा, ठीक है? और वो आपका तंबाकू का यूज़, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत रेयर होती है, जिसमें बताया गया लगभग 10 लाख चिल्ड्रन, बच्चे, एडोलेसेंट जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार है, वो वर्ल्ड में है, जबकि इंडिया लगभग हाईएस्ट नंबर उसके रखता है। 2.5 लाख जो बच्चे हैं, वो जो आदमी हो टाइप 1 डायबिटीज़ के, वो 90,000 से 1 लाख तो इंडिया में ही रहते हैं, और वो 14 साल के एज के बच्चे हैं, जो कि केवल 2% तो हॉस्पिटल के जो केसेज़ है वो आपके टाइप 1 डायबिटीज़ की ही है, जो डायग्नोज़ की जाता है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के
जो आपका ट्रीटमेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा किस तरह से इसको बचाव, रोकाव, थमाव का किया जा सकता है। पहले तो हम यहाँ पे फिगर में समझ लेते हैं। यहाँ पे ये आपका ब्लड वेसल्स दिखा है। ब्लड वेसल्स, वेसल मतलब आपका वेन्स, जो नसें होती है जिनमें ब्लड फ्लो होता है, उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जो आई है, आई आपका क्या है, इंसुलिन है। और आपका जो जी है, जो आपका जो इसमें येलो कलर में दिखाएगा, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के पार्टिकल है, और आई आपका इंसुलिन के पार्टिकल है। अब इंसुलिन, ग्लूकोज आपके ब्लड में घुला हुआ है। तो अब ग्लूकोज आपका एक तरह से, जो आई है, वो सॉरी, आई है या इंसुलिन है, वो एक तरह से चाबी है, एक तरह से गेट है, जो कि ग्लूकोज को सेल में एंटर करने के लिए अलाउ करता है। जो आपकी ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी जो होती है, उनके अंदर अलाउ करता है। अगर आपका ये इंसुलिन नहीं बनेगा, तो वो ग्लूकोज को अंदर जाने के अलाउ नहीं करेगा। तो ग्लूकोज जब अंदर नहीं जाएगी, तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं बनेगा, तो आपका प्रोटीन वो नहीं हो पाएगा, आपके वेट नहीं बढ़ पाएगा, वेट वेस्टिंग होने लगेगी आपकी। तो इस तरह से आपकी ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें यही बताया गया है। टाइप नॉर्मल में तो बढ़ेगा और अंदर घुस जाएगा, जबकि टाइप 1 डायबिटीज में देखो यहाँ पे आई है ही नहीं, यानी कि इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं है, तो ये डैमेज होने लगती है सेल। जबकि टाइप 2 में बनता है, मगर वो इनफ नहीं होता। तो इसमें ग्लूकोमीटर की जरूरत पड़ती है। टाइप टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज, आपको टाइम टाइम ग्लूकोमीटर से आपको ग्लूकोज का लेवल नापना पड़ता ही है। और जबकि आर्टिफिशियल पैनक्रियाज भी यूज किया जाता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल पैनक्रियाज लगाया जाता है। वो आपका पैनक्रियाज इंसुलिन क्रिएट करेगा। यहाँ पर रेगुलेटर लगा होता है, और यहाँ पर आपकी मशीन लगी रहती है। इस मशीन से आपका इंसुलिन जाएगा, ये रेगुलेट करेगा कितना देना है। अगर ज़्यादा देना है तो यहाँ ज़्यादा रिलीज करेगा, अगर यहाँ पे कम देना है, कम की डिमांड है, तो यहाँ से कम रिलीज करेगा। ये आपका रेगुलेटर है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल पैनक्रियाज होता है, जो कि लगाया जाता है जिनको इसकी प्रॉब्लम है, डायबिटीज की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रोक, NPCDCS, ये आपका इंडिया ने लॉन्च किया था 2010 में। इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है। वर्ल्ड डायबिटीज हम 14 नवंबर को मनाते ही है, ठीक है। यह ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट, जो कि WHO ने लॉन्च किया था, ये मनाते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव थे जो कि इंडिया और प्लस वर्ल्ड ने लिए हुए हैं। अब हमारा अगला आर्टिकल है I2U2 इनिशिएटिव के बारे में। पहले तो हम ये जान लेते हैं I2U2 इनिशिएटिव क्या है। आई का मतलब, जो I2 का मतलब क्या है, जो कि I2 जो मतलब है, यहाँ पे I2U2 का मतलब ये है कि एक ये नई ग्रुपिंग है। इसमें कौन कौन से कंट्री है, इंडिया है, ये आपका इंडिया हो गया, आपका USA UAE हो गया, UAE आपका ये रहा, आपका USA हो गया, USA ये रहा, और इजराइल, इजराइल आपका यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। ये आपकी 4 कंट्री है। तो I2 से मतलब है, आई फर्स्ट आई इंडिया, सेकंड आई इजराइल, और U2 से मतलब है पहला U USA और दूसरा U UAE। तो I2U2 ये बताया जा रहा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसमें, जियोपॉलिटिक्स में, कि जियोपॉलिटिक्स किस तरह से चेंज हो रही है। पहले क्वाड बना, फिर आपका I2U2 बना, है ना। अब बनेगा, मतलब इसकी आपकी जो मीटिंग होगी, वर्चुअल मीटिंग होनी है, जो कि यूएस से आपका हेल्ड करेगा USA टू होल्ड फर्स्ट समिट, ठीक है। जो कि आपकी कब होनी है, अक्टूबर या नवंबर में होनी है शायद, ठीक है। तो अब ये यही बता रहे हैं कि ये जो आपकी मीटिंग होगी, जो ये आपका I2U2 इनिशिएटिव है, ये एक तरह से रिवाइटलाइज करेगा, दोबारा से एनर्जी भर देगा, एंथुसिज्म भर देगा। जो आपकी ये चारों कंट्री की अलायंस है, इनकी पार्टनरशिप एक तरह से बहुत मजबूती के साथ उभरेगी, और इन दोनों में टेक्नोलॉजी का, डेवलपमेंट का, और कई सारी चीज़ों का, जैसे टेररिज्म से लड़ने के लिए जो इनिशिएटिव है, उनमें ये कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। हम पिछली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इसमें यही बताया गया, ये जो इनिशिएटिव है, ये इस इनिशिएटिव के अंदर इंडिया, इजराइल, UAE और USA अपनी पहली मीटिंग को, जो वर्चुअल मीटिंग होगी, वो जुलाई 2022 में हेल्ड होगी, अगले मंथ में हेल्ड होगी, USA में हेल्ड होनी है, ध्यान रखना, USA में हेल्ड होगी ये, ठीक है। इसके बैकग्राउंड की बात करें, देखिए पहले बना था अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड में क्या क्या था, इजराइल था और UAE था। इसमें यही था कि मैरीटाइम सिक्योरिटी पे को फोकस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, जिससे कि आपका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो, आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। इसे आपका ये बोला जा रहा था कि इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बोला जा रहा था, और दूसरा नाम इसको वेस्टर्न एशियन
क्वाड भी दिया गया था नाम, अब्राहम अकॉर्ड को नहीं, I2U2 इनिशिएटिव को। ठीक है, अब हम पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि अब्राहम अकॉर्ड बना। अब्राहम अकॉर्ड हम एक अलग से स्लाइड बना सकते हैं, उस पे वो या क्या नाम, अलग से एक लेक्चर लेंगे, उस पर डिस्कस कर लेंगे अब्राहम अकॉर्ड क्या है। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं अभी I2U2 इनिशिएटिव के बारे में। इसको I2U2 इनिशिएटिव को शुरू में अक्टूबर 2021 में फॉर्म किया गया था अब्राहम अकॉर्ड के बाद, इसलिए मैंने अब्राहम अकॉर्ड पहले बनाया, क्योंकि इसमें ये चारों देश हो गए। ठीक है, आपका इजराइल हो गया, UAE हो गया, आपका USA हो गया और इंडिया हो गया, ये चारों देश हो गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है बनाने का। देखो, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें ये I2U2 इनिशिएटिव का, देखो सबसे पहले तो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन देखने को मिलेगा इन कंट्रीज के बीच में। हालांकि बन तो जाते हैं पर सिक्योरिटी कोऑपरेशन देखने को नहीं मिलता है, मगर फिर भी बना हुआ होता है तो इस चीज को क्लेम तो किया जा सकता है कि हाँ भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो इन कंट्रीज के बीच में क्या आपका इस सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करेंगे, जो ये चार नेशन है इस सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे जब जिस कंट्री को किसी स्पेसिफिक फील्ड में सिक्योरिटी की जरूरत पड़े, जैसे मेरीटाइम सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो भी जैसे कि हमें इंडिया है, इंडिया आपका उसकी लगभग 7,500 किलोमीटर जो मैरीटाइम लाइन है, मैरीटाइम बाउंड्री है, उसको सिक्योर करने के लिए अगर उसे जरूरत पड़ती है किसी की मदद की, जैसे USA की, UAE की मदद पड़ती है, तो किसी सिचुएशन में वो उनकी मदद ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लो, आप मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, या आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो, तो वहां से कोऑपरेशन ले सकता है सिक्योरिटी के लिए। टेक्नोलॉजी में, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देखने को मिलेगा, एक टेक्नोलॉजी हब बन के निकलेगा ये इनिशिएटिव जो है I2U2, टेक्नोलॉजी हब बन के निकलेगा, क्योंकि UAE अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेगा, इजराइल अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेगा, USA तो आप जानते ही हो कि अपनी वो उसके पास तो काफ़ी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, और इंडिया भी बहुत ग्रोथ कर रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, IT में, और दूसरी बायोटेक्नोलॉजी में भी। तो इनमें अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयरिंग का एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया है, तो इसमें ये देखने को मिलेगा। फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकेगी, हालांकि इंश्योर तो नहीं की जा रही है क्योंकि US से इतना बड़ा वो बनता है, मगर वो देखो कहाँ किसको कुछ दे रहा है। इंडिया ने जबकि भेजा, टर्की के पास भेजा, इजिप्ट के पास भेजा, श्रीलंका के पास भेजा, इवन पाकिस्तान वाले वो अफगानिस्तान के पास भेजा, अफगानिस्तान से ट्रक चुरा चुरा के पाकिस्तान वाले खा रहे हैं हमारा अनाज, तो ये अनाज भेजा हमने, चावल भेजे, और भी कई सारी दवाइयाँ भेजी। ठीक है, ये वर्ल्ड जो है ये डिफरेंट फील्ड में एक साथ आ सकेगा, किस फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ट्रेड की फील्ड में, क्लाइमेट चेंज को कम कर सकेंगे, फिर जो आपकी कोविड-19 के अगेंस्ट जो हम फाइट लड़ रहे हैं, हर एक देश अलग अलग फाइट लड़ रहा है, तो उस पर एक साथ कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, और सिक्योरिटी में तो देखने को मिलेगी। अगर हम I2U2 की बात करें कि किस तरह से इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ अब्राहम अकॉर्ड की पहले बात करेंगे। जो एडवांटेज ऑफ अब्राहम अकॉर्ड से हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला एक बहुत ही गहरा एंगेजमेंट देखने को मिला, किसके बीच में, इजराइल और UAE के बीच में। ये इंडिया और ये जो अब्राहम अकॉर्ड था, इजराइल और UAE के बीच में बहुत ही गहरा ये एंगेजमेंट देखने को मिला। इसी तरह से अब्राहम अकॉर्ड के बाद UAE, इजराइल इसके अंदर है, क्या नाम, I2U2 के अंदर है, इनिशिएटिव के अंदर है, तो इंडिया भी उसके अंदर आ गया, तो इनमें भी आपका कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, और मार्केट की एक्सेस मिलेगी, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपके एक बहुत ज़्यादा एक मार्केट पर आपकी एक्सेस हो सकेगी। ये जो अलायंस है, ये अलायंस आपकी दो तरह की अलायंस बताई जा रही है, एक तो पॉलिटिकल अलायंस बताई जा रही है, एक ग्लोबल अलायंस बताई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन, आज की डिस्कशन में इतना ही है। बस कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।